जय श्री राम। आज हम बात करेंगे वर्ष 2022 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इस वर्ष ग्रहों की स्थितियां, ग्रहों का परिवर्तन, मुख्य ग्रह राहु, केतु, बृहस्पति एवं शनि, इनकी स्थितियां, इनका राशि परिवर्तन होना, इनका वक्री होना आपके जीवन में किस प्रकार के फल देगा। उसके अलावा जीवन के मुख्य पहलू, स्वास्थ्य, सम्मान, व्यवसाय, नौकरी, आय के साधन कैसे रहेंगे इस वर्ष, भाग्य आपका कैसा रहने वाला है, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, विवाह होगा या नहीं होगा, या शिक्षा, संतान से संबंधित स्थितियों को भी हम यहाँ देखेंगे। और विशेष रूप से शनि बृहस्पति के गोचर की स्थिति, उनकी दृष्टियों का क्या प्रभाव रहने वाला है आने वाले समय में, उसके आधार पर हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। यह चर्चा चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा मिथुन राशि 3 नंबर में बैठा हुआ है या आपका बोलता नाम परिवार वालों ने मिथुन राशि के आधार पर रखा है, आपको यह जानकारी नहीं है कि आपका जन्म, डेट ऑफ बर्थ, टाइम क्या है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप मिथुन राशि के अनुसार इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें बताए गए उपायों को फॉलो कर सकते हैं और आने वाले समय में आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है उसका ध्यान रख सकते हैं। तो यह तो थी एक शुरुआत कि मिथुन राशि के इस गोचरीय स्थिति में 2022 में हम किस किस बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब हम शुरुआत करेंगे वर्ष प्रवेश के गोचर से। जिस प्रकार एक बच्चा पैदा होता है उसकी कुंडली बनती है, वर्ष प्रवेश की कुंडली बनती है, उसी प्रकार हमने 1 जनवरी 2022 का गोचर आपके सामने लिया है, जिसमें आपकी राशि यानी चंद्रमा के से आपके प्लैनेटरी पोजीशन कहाँ किस भाव में है। राहु और केतु लगभग 12 अप्रैल तक आपकी राशि से द्वादश और छठे घर को प्रभावित करेंगे। तो वहीं वर्ष की शुरुआत में मंगल स्वग्रही होकर राशि से छठे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। राशि से सप्तम भाव में देखें तो सूर्य शुक्र की युति है, तो राशि से अष्टम भाव में शनि स्वराशि के होकर हैं, साथ में बुध भी बैठे हुए हैं। राशि से नवम भाव में भाग्य स्थान में एक नेचुरल शुभ ग्रह बृहस्पति भी रहेंगे। तो ये तो थी ग्रहों की स्थितियां, इसी के अनुसार आपको यह पूरा वर्ष प्रभावित करने वाला है। तो इस वर्ष में ग्रहों की स्थितियां आपको क्या क्या परिणाम देंगी उसके हम मुख्य पहलुओं पर प्रकाश डालने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य और मान सम्मान को लेकर कि इस वर्ष स्वास्थ्य, मान सम्मान आपका कैसा रहेगा। इस वर्ष क्या आपको कोई भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित सुख मिलेगा या नहीं, क्योंकि आपकी राशि के मालिक बुध हैं। बुध एक वायु तत्व राशि है जो कि विचारों के आवागमन के लिए जानी जाती है। ऐसे लोगों के जीवन में विचारों का आवागमन अच्छा खासा रहता है, सोच विचार करते रहते हैं, दूर की सोच और दार्शनिक सोच वाले ऐसे व्यक्ति विशेष देखे जाते हैं। खास तौर पे बुध, क्योंकि इनकी राशि के मालिक हैं, तो बुध मतलब बुद्धि और बुद्धिमता के लिए जाना जाता है। अब आप ये देखिएगा कि बुध आपकी राशि से चौथे घर के मालिक भी हैं, जहाँ से हम भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी भी देखते हैं। तो सबसे पहले हमें वर्ष की शुरुआत में ये देखना पड़ेगा, जैसे हम कुंडली के अंदर देखते हैं कि ग्रहों की पोजीशन कहाँ है, ग्रह कहाँ किस भाव में बैठे हैं, बुध कैसा है, शनि कैसा है। ऐसे ही यहाँ बुध को आप देखिएगा कि बुध वर्ष की शुरुआत में अष्टम भाव के अंदर चलते दिखाई दिए, अष्टमें शनि के साथ। यानी इस वर्ष स्वास्थ्य और मान सम्मान दोनों को बचाने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। इस वर्ष स्वास्थ्य और मान सम्मान दोनों के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि शनि वहाँ 8th हाउस में अष्टम भाव में स्वराशि के होकर चल रहे हैं। तो आपके द्वारा किए गए जो प्रयास हैं वह अवश्य सफल हो जाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन उनकी जो शुरुआत है वह एक कठिनाई से होगी, उनकी जो शुरुआत है वह एक परिश्रम के साथ शुरू होगी, क्योंकि राशि का मालिक जब अपने से अष्टम में जाता है तो ये स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि अष्टमेश अष्टम में है। अब यदि ससुराल पक्ष से किसी प्रकार के पैसे मिलने की कोई बात है तो इस वर्ष मिल सकते हैं। अब यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद चल रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, आपकी प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल रही, तो वो मिलेगी। वो इसलिए है कि चौथे घर का मालिक भी अष्टम भाव में चल रहा है, यानी ये वो समय होगा जो पैतृक संपत्ति को प्राप्त कराने वाला होगा। ये वो समय होगा जो आपको पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ दे सकता है। चौथे घर का मालिक जब अष्टम भाव में चल रहा हो, वर्ष के शुरुआत में ही दिखाई दे, तो इसका मतलब ये है कि इस वर्ष प्रॉपर्टी तो मिलेगी, लेकिन वो प्रॉपर्टी किसी न किसी प्रकार से बहुत खींच तान कर या काफ़ी एफर्ट्स करने के बाद ही आपको प्राप्त होगी।
क्योंकि राशि का मालिक भी है और चौथे का मालिक है, दोनों ही यहाँ बैठे हैं। बाकी दोहरा गोचर सदैव किसी भी भाव पर होने से उस भाव को या उस भाव से संबंधित अच्छे फल देता है। ना तो शनि और ना ही बृहस्पति इस वर्ष चौथे भाव को दोनों ग्रह मिलकर दृष्टि नहीं देंगे। 13 अप्रैल 2022 के बाद जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो राशि परिवर्तन करके वो चौथे घर को दृष्टि देंगे, यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य हैं वो 13 अप्रैल के बाद ज़्यादा सोल्व होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि शनि की दशम भाव में जाने के बाद शनि की सप्तम दृष्टि जब पड़ेगी आपके चौथे भाव के ऊपर, तो 13 अप्रैल 2022 से लेकर वर्ष के अंत तक यानी दिसंबर 2022 तक आपके जीवन में ये समय होगा जिसमें आपको प्रॉपर्टी, भूमि, जमीन, जायदाद का सुख मिलेगा। उससे पहले तो एफर्ट्स ही बने रहेंगे। चलिए अब मैं बात करता हूँ विवाह, वैवाहिक जीवन, नौकरी, व्यवसाय एवं बृहस्पति के बारे में, क्योंकि आपकी राशि से बृहस्पति 2 स्थान के मालिक हैं। अगर वो सप्तम भाव के मालिक हैं तो वो दशम के भी मालिक हैं, एवं बृहस्पति की स्वयं अपनी भूमिका भी रहती है। देखिए, सबसे पहले मैं बृहस्पति की भूमिका के बारे में आपको बताऊं कि बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में भाग्य स्थान में चल रहे हैं। अच्छा इंडिकेशन है वो इसलिए है कि राशि से भाग्य स्थान में गया हुआ शुभ ग्रह सदैव शुभ फलदायी माना जाता है। राशि से भाग्य स्थान में गया हुआ जो प्लैनेट है वह एक शुभ अवस्था वाला माना गया है। इसको हम कहते हैं खास तौर पे बृहस्पति जैसा ग्रह कि ये ग्रह आपके भाग्य को बढ़ाने में सहायक है। यह ग्रह आपके भाग्य को उजागर करने में सहायक है। ये 9th हाउस में है तो ईश्वर के प्रति आस्था या भगवान का आशीर्वाद देने में सहायक है कि आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिलेगी, आप अपने कार्य में सफल होंगे। अब 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति यहाँ से कुंभ से निकलकर स्वयं राशि मीन में पहुँच जाएंगे। अब आप देखिएगा, अगर मैं इसे दशम भाव के हिसाब से देखूं, अभी भी वर्तमान में देखें तो दशमेश का अपने से 12वें घर में जा रहा है, यानी वह भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। दशम का मालिक बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में 9वें घर में गया, जो एक इंडिकेशन देता है कि इस वर्ष कार्य क्षेत्र के अंदर भाग्य आपका साथ देगा। इस वर्ष कार्य क्षेत्र के लिए टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्रा करनी पड़ सकती हैं, लेकिन यह कॉम्बिनेशन आपके लिए तब और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा जब बृहस्पति मीन राशि में 13 अप्रैल के बाद आ जाएंगे, वर्ष के अंत तक इसी राशि में रहेंगे। इसका मतलब है कि बृहस्पति जब दशम भाव में ट्रांजिट करेंगे, दशमेश दशम में, चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में हो चाहे आप व्यापार के क्षेत्र में हो, आपका ऐसा कोई काम है जो फाइनेंस से रिलेटेड है, मैनेजमेंट से संबंधित है, शिक्षक से संबंधित काम है, टीचिंग लाइन है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लोगों को सलाह देने का काम है, मिठाई का काम है, खाने पीने से जुड़ा हुआ कोई काम है, लकड़ी फर्नीचर से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो वो सब कॉम्बिनेशन यहाँ बृहस्पति प्रबल होके देंगे। दशमेश का दशम में जाना कार्य क्षेत्र में अच्छा होता, कहते हैं दशमेश दशम में हो तो यश और प्रसिद्धि का समय होता है। वह कार्यकाल यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि, कार्य क्षेत्र में तरक्की के लिए जाना जाता है। बृहस्पति जब दशम भाव में बैठे हुए हों तो उनकी पंचम दृष्टि दूसरे घर पे आती है। धन का कारक धन भाव को जब दृष्टि देता है और धन भाव में उसके मित्र चंद्रमा की राशि है, तो यह समय धन के लिए अच्छा है। ये धन के आगमन को भी बढ़ाएगा, पद प्राप्ति, प्रमोशन भी कराएगा। तो वहीं ये कॉम्बिनेशन कार्य क्षेत्र में तरक्की के साथ साथ धन को संचय भी करेगा, यानी पैसा आएगा, पैसा जुड़ेगा भी। बृहस्पति की चौथे भाव पर सप्तम दृष्टि भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के लिए अच्छी मानी गई है। तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जब 6th हाउस पे पड़ रही है तो शत्रुओं को हराने वाली, कोर्ट कचहरी में विजय दिलाने वाली, बीमारियों को दूर करने वाली दृष्टि कही जाएगी। तो बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति का परिवर्तन नौकरी, व्यवसाय, व्यापार के हिसाब से बहुत बेहतर। वहीं बृहस्पति सप्तमेश होकर केंद्र स्थान में चलेंगे, अपने से दशम में चलेंगे, यानी ये वो समय होगा कि आपका सप्तमेश प्रबल है। जब आपका सप्तमेश केंद्र में प्रबल हो तो यह विवाह से संबंधित प्रस्तावों के लिए अच्छा है, विवाह कराने के लिए अच्छा है। अगर आपको वर्ष में बृहस्पति की महादशा, अंतर या प्रत्यंतर कभी भी आती है तो यह आपके लिए और ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपका बृहस्पति अपने आप में एक अच्छी अवस्था में यहाँ दिखाई दे रहा है। तो वैवाहिक जीवन के हिसाब से स्थिति अच्छी है,
कार्य क्षेत्र नौकरी के हिसाब से अच्छी हैं। बृहस्पति का परिवर्तन अच्छा है। बृहस्पति की दृष्टियाँ आपको शुभ फलदायक इस वर्ष होती दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं पैसे के नज़रिए से ये कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा। देखिए, आय के साधन दो प्रकार से देखे जाते हैं। पहला, दूसरे घर से हम धन देखते हैं तो वहीं एकादश भाव से धन देखा जाता है। दूसरा घर आपकी बोलचाल के माध्यम से धन दिलाने वाला प्लैनेट कहलाता है। दूसरे घर के ऊपर जैसे ग्रहों का प्रभाव होता है वह उस प्रकार से धन देता है। जैसे दूसरे घर के ऊपर अगर हम देखें तो 13 अप्रैल के बाद बृहस्पति का प्रभाव, व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित करके धन देगा। तो वहीं वर्ष की शुरुआत में देखें तो शनि की दृष्टि होगी। ये वो धन होगा जिसे कहते हैं गड़ा हुआ धन, फंसा हुआ धन, रुका हुआ धन नहीं आ रहा है, पैसे मार्केट में फंस गए हैं, लोग बाग आपका पैसा नहीं दे रहे हैं। तो वो योग दे यहाँ पे एक अच्छा कॉम्बिनेशंस दिखा रहा है, क्योंकि शनि और बुध दोनों की युति वर्ष के शुरुआत में आपके सेकंड हाउस के ऊपर दृष्टि दे रहे हैं। बाद में इस शनि के अलावा बृहस्पति की दृष्टि भी आएगी। बृहस्पति 13 अप्रैल के बाद दूसरे घर पर दृष्टि देंगे। तो ये अपने आप में एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि भाई धन भाव के ऊपर दो मुख्य ग्रह शनि और बृहस्पति जैसे ग्रहों का प्रभाव है। और ये गोचर का बहुत मोटा और बहुत मुख्य सूत्र है। जब जब दोहरा गोचर किसी भी भाव को एक्टिवेट नहीं करता तब तक उस भाव से संबंधित पूर्ण फल नहीं मिल पाते हैं। वहीं एकादश भाव मंगल का घर है। मंगल के ऊपर देखें तो किसी प्रकार की दृष्टि एकादश भाव पे नहीं है। एकादश भाव का मालिक राशि से छठे घर में है लेकिन स्वग्रही होकर बैठा है। ऐसे में कहते हैं कि शत्रु अगर आपके पैसे को खराब करना चाहेगा, आपके काम का नुकसान करना चाहेगा, या वो चाहेगा कि आपको काम न मिले, आपके काम के अंदर दखल अंदाजी दे, लेकिन वो दे नहीं पाएगा। अंततः इसमें विजय आपकी ही होगी, अंततः इसमें आपको ही लाभ मिलेगा। तो लाभ के जरिए से अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पैसे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है बृहस्पति। अगर वर्ष में बृहस्पति का ट्रांजिट बहुत अच्छा है, बृहस्पति पीड़ित नहीं है, बृहस्पति अच्छे स्थानों पर चल रहे हैं, तो आप लिए समझ लीजिए कि बृहस्पति की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी और इस ब्लेसिंग से आप अपने जीवन में फ़ायदा लेंगे। चलिए अब मैं बात करता हूँ पंचम भाव के बारे में। पंचम भाव से हम शिक्षा, संतान, बुद्धि देखते हैं। पंचम भाव का मालिक शुक्र है, जो कि सप्तम भाव के अंदर वर्ष की शुरुआत में तृतीय सूर्य के साथ नजर आया। ये कॉम्बिनेशन इस प्रकार की स्थिति को दिखाता है कि इस वर्ष शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए आप बाहर जा सकते हैं। आपका कोई स्थान परिवर्तन, बड़ा स्थान परिवर्तन हो सकता है। जो व्यक्ति, जो बच्चे अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए बाहर जाने का सोच रहे हैं, घर से दूर रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये योग फलित होता दिखाई दे रहा है। वर्ष की शुरुआत में देखें तो पंचम भाव के ऊपर दोहरा गोचर है शनि बृहस्पति का। शनि की दशम तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अप्रैल के महीने तक 5th हाउस पे होगी। यानी पंचम भाव के ऊपर जब दोहरा गोचर ग्रहों का होगा तो ये वो समय होगा कि अगर संतान चाहिए, संतान प्राप्ति चाहिए, कंसीव करना चाहते हैं, संतान जीवन में चाहिए कि मुझे संतान चाहिए, संतान नहीं हो रही है, तो शनि बृहस्पति के आशीर्वाद से वर्तमान की स्थिति से लेकर अगर बात करें और अप्रैल तक की स्थिति को देखें तो ये समय है कि आप इसमें कोशिश करेंगे तो आपको अवश्य ही संतान से संबंधित खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि बाद में बृहस्पति और प्रबल हो जाएंगे तो आपका जो बच्चा पैदा होगा वो एक अच्छे योग में पैदा होगा। साथ ही साथ आप ये देखेगा कि पंचम भाव से शिक्षा भी देखी जाती है, तो शिक्षा के नज़रिए से भी अच्छा दिखाई दिया, क्योंकि दो दोहरे गोचर जैसे शनि और बृहस्पति का प्रभाव हो। तो ऐसे में अगर आप एजुकेशन लेके चलते हैं, आपकी एजुकेशन अधूरी है, पूरा करना चाहते हैं, नई एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो शनि और बृहस्पति का आशीर्वाद 5th हाउस को मिल रहा है और पंचमेश की स्थिति ठीक है। बस जब वर्ष के शुरुआत में शुक्र वक्री अवस्था में दिखाई दे तो पजल होने से बचना है, आपको भ्रमित नहीं होना है, बहुत सोच समझकर निर्णय लेना है, क्योंकि इस वर्ष पढ़ाई भी होगी, संतान भी होगी, दूर स्थानों से भी जुड़ेंगे, चाहे वो पढ़ाई के लिए जुड़ें चाहे काम के लिए जुड़ें, लेकिन होगा ऐसा अवश्य। आइए मैं बात करता हूँ शनि के बारे में। बड़े मुख्य ग्रह होते हैं शनि कुंडली के अंदर। आपके लिए शनि अष्टम और नवम दोनों के मालिक है, यानी ये दो भाव, एक भाव जो अड़चन दुविधाओं के लिए जाना जाता है, तो वहीं दूसरा भाव राशि से नवम भाग्य स्थान का मालिक भी कहा जाता है। यानी शनि देव के हाथ में जिम्मेदारी है कि वह आपको अड़चन और भाग्य दोनों के फल देंगे।
अब वर्ष के शुरुआत में अष्टमेश अष्टम में है, तो ये किसी प्रकार से अष्टमेश का अष्टम में आना, स्वराशि का होना, बिना किसी दुष्प्रभाव के हो, तो कहते हैं व्यक्ति को कभी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिलती है जिसको वो सोच नहीं सकता। अचानक से उसके जीवन में कुछ अच्छा होता है। शनि स्वभाव से मैलेफिक हैं, तो अवश्य ही आपसे उस चीज़ के लिए पहले बहुत ज़्यादा जी तोड़ मेहनत कराएंगे, तब कहीं जाकर ये प्लेनेट आपको फल देगा। वहीं शनि की इसका संबंध अगर हम देखें तो अपनी दृष्टियों के हिसाब से देखें तो शनि पंचम भाव पर अपनी दशम दृष्टि देते हैं। पंचम भाव पर दशम दृष्टि का मतलब है कि पंचम है बुद्धि, दशम दृष्टि का मतलब है कर्म। आप कोई ऐसी क्वालिफिकेशन में एंट्री कर सकते हैं जो एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कहलाए, क्योंकि शनि का संबंध दशम भाव से भी है। दशम भाव से शनि का संबंध व्यक्ति के जीवन में प्रोफेशनली बहुत मेहनत कराते हुए आगे ले जाता है, ये हम इसको मान सकते हैं। शनि का धन स्थान से संबंध है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति भी बाद में दूसरे घर को दृष्टि देंगे, तो शनि बृहस्पति सेकंड हाउस को बहुत एक्टिव करेंगे, यानी पैसे के संबंध में ये स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। लगभग 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव यहाँ से राशि बदलेंगे और कुंभ राशि में पहुँच जाएंगे। कुंभ राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है, जो कि स्वग्रही है, भाग्य स्थान में आएगा, लेकिन ये शनि यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रुकेंगे और 12 जुलाई 2022 को ये प्लेनेट वक्री अवस्था से चलकर वापस अपनी जो मूवमेंट है वो मकर राशि की तरफ कर जाएंगे। इसका मतलब है प्लेनेट पहले एक अशुभ भाव में था, वो प्लेनेट कुछ समय के लिए भाग्य स्थान में गया, लेकिन वापस से वो प्लेनेट वक्री अवस्था में होते हुए अष्टम में आया, लेकिन इस बार वो प्लेनेट वक्री है। वक्री प्लेनेट का मतलब है वो पहले से कुछ ज़्यादा मजबूत है। मजबूत वो इसलिए है क्योंकि इसको हम कहते हैं वक्र प्लेनेट, यानी शक्त प्लेनेट, शक्तिशाली प्लेनेट। उसके अंदर कुछ अलग से ऊर्जा है, अलग से उसके अंदर चेष्टा बल है, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। तो शनि जब वापस आएंगे वक्रस्थ अवस्था में, तो ये भी नुकसान का कोई योग नहीं है, तब भी शनि और बृहस्पति का योग धन भाव से अवश्य बनेगा। तो कुल मिला के शनि का ट्रांजिट भी आपके लिए कोई अशुभ मैं नहीं मान सकता, बस सिर्फ एक लिहाज से कि हर ग्रह का अपना एक स्वभाव है। जैसे हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव है, ऐसे ही हर ग्रह का अपना एक स्वभाव है। शनि का स्वभाव है मेहनत करा के रिजल्ट देना, धीरे चलने वाला ग्रह है, स्लो मूविंग प्लेनेट है, तो उसको कहते हैं डिले करना, लेकिन अंततः फल अवश्य देता है। आइए बात करते हैं बड़े मुख्य ग्रह राहु केतु के बारे में, जो कि 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ और वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। यदि आपको बृहस्पति राहु से संबंधित महादशा अंतरदशा पिछले समय में चल रही है, तो अवश्य ही मुझको बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने राहु या केतु से संबंधित दशा अंतरदशा में अपने जीवन में दूर स्थान से जुड़ के कार्य किया। वहीं उन्होंने जीवन में पैसा कमाया तो उनके एक्सपेंडिचर भी लगातार रहे। संभवतः राहु और केतु का द्वादश में और छठे घर से संबंध होना, अगर उसकी दशा अंतरदशा रही है, तो कुछ लोग इसमें बीमार भी हुए हैं, अस्पताल में भी भर्ती हुए हैं। कुछ केस मुझे ऐसे भी मिले जिनमें राहु केतु की दशा अंतरदशा ट्रांजिट से उनको कोविड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अब ये राहु केतु 12 अप्रैल 2022 के बाद मेष और तुला राशि में प्रवेश करेंगे। एकादश भाव में राहु का जाना अपने आप में एक लॉटरी योग के बराबर होता है। कहते हैं एकादश में अगर राहु हो तो यह प्लेनेट आपको प्रचुर मात्रा में धन दे सकता है। उसके लिए राहु तो यहाँ अपना योग बनाएंगे ही बनाएंगे, वे मंगल की राशि में होंगे, अग्नि तत्व राशि होगी, तो व्यक्ति निर्भीक भी रहेगा, साहस भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस लेवल के बदौलत राहु आपको फल भी देगा। जब राहु एकादश भाव के अंदर बैठे हुए हों तो यह योग आय के साधन तो देता ही है, साथ ही साथ अगर राहु से संबंधित दशा अंतरदशा आपको चल रही है तो ये आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन आपको और अच्छी मात्रा में धन दे सकता है। तो राहु का संबंध एकादश से है। अगर दृष्टिगत बात करें तो राहु की दृष्टि तीसरे घर पर आती है, पंचम दृष्टि। ये टूर से, ट्रैवलिंग से, शॉर्ट जर्नी से, यात्राओं से परिवर्तन कराकर आपको जीवन में लाभ दे सकता है। अगर मैं केतु के बारे में बात करूं तो केतु बैठे हुए हैं पंचम भाव के अंदर। पंचम भाव एक शिक्षा का स्थान है। अब केतु जैसा एक प्लेनेट अगर पंचम भाव में हो तो इसमें एक बात आप अच्छी तरह जान लीजिए कि आपको ऐसी कोई भी एजुकेशन नहीं करनी है जिसका आपके जीवन में कोई मतलब ही ना हो। कभी कभी केतु का ट्रांजिट
अगर पंचम भाव पे आता है या केतु पंचम भाव में कुंडली में बैठा हुआ हो तो ये वो कॉम्बिनेशन होता है कि व्यक्ति व्यर्थ की शिक्षा करता है। व्यक्ति ऐसी शिक्षा के अंदर पड़ जाता है कि उसके अंदर आकर्षण हुआ, उन्होंने सोचा कि चलो भी मैं ज्योतिष पढ़ लेता हूँ। वो क्या करेगा, साल सवा साल ज्योतिष पढ़ेगा, उसके बाद उसको समझ में आएगा नहीं, समय खराब हो जाएगा, या उसने सोचा कि कोई और कोर्स कर लूँ। ऐसा ही पंचम के केतु के ट्रांजिट में होता है, तो थोड़ा सा संभले। पंचम भाव बुद्धि का स्थान है, इसलिए ये वो कॉम्बिनेशंस तो है जो आपको यांत्रिकी शिक्षा करा सकता है, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड शिक्षा, हार्डवेयर से रिलेटेड शिक्षा, मोबाइल एसेसरीज से रिलेटेड शिक्षा, मोबाइल ठीक करना, किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा कोई चीज़ ठीक करना, लैंग्वेज कोर्स करना, कंप्यूटर की लैंग्वेज करना, या नॉर्मल लैंग्वेज होती है, कोई कहता है मैंने फ्रेंच सीख ली है, कोई अदर लैंग्वेज सीख रहा है, तो उस लिहाज से केतु को यहाँ अच्छा माना गया है, क्योंकि केतु वह ग्रह है जिसका भाषा लैंग्वेज पे बहुत प्रबल अधिकार होता है। कंप्यूटर से संबंधित सामग्री पर केतु का बहुत अधिकार होता है, लेकिन जब वो पंचम में हो तो उसमें थोड़ा सा भ्रम भी होता है कि व्यक्ति सोचता मेरे साथ सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है, वो अपने समय को, अपनी एनर्जी को और अपने पैसे को सबको व्यर्थ की चीज का कार्य करने में भी डाल देता है। तो उसका थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ये तो थी प्लैनेटरी पोजीशन जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है। अब कुछ रेमेडी के बारे में बात कर लेते हैं कि हम ऐसे कौन से उपाय करें जिनसे हम इस वर्ष सुरक्षित रह सकें। फायदा देखिए, वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि का मालिक अष्टम में मिला, साथ में शनि के साथ भी मिला। अब बुध जिनकी राशि के मालिक हो जाएं और बुध के ऊपर बहुत ज़्यादा दायित्व हो, मान का, सम्मान का, स्वास्थ्य का, प्रोफेशनल लाइफ का, व्यापार का, तो आप कुछ करें ना करें लेकिन हर बुधवार के बुधवार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। तो ये तो पहला उपाय कि हर बुधवार आपको अपने घर पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रखना है, चाहे आप वो स्वयं करें बोल बोल कर, चाहे किसी पंडित को बुलाएं, खुद सुने और वो बोलेगा और आप सुनेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। कुछ लोग विष्णु सहस्त्र नाम से संबंधित हवन भी करवाते हैं, तो ऐसा भी आप हर बुधवार को करा सकते हैं। उसके अलावा हनुमान जी की आराधना भी करनी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दो उपाय करिएगा। हनुमान जी की आराधना रोजाना कीजिएगा, कोई भी आराधना जिसमें भी आपको लगता है कि मैं इससे हनुमान जी को ज़्यादा प्रसन्न कर सकता हूँ या ये मेरे लिए ज़्यादा ईजी है, वो करें, और विष्णु सहस्त्र नाम करें। इतना करेंगे तो आप बहुत सारी परेशानियों से बचे रहेंगे। तो ये था मेरा आज का विषय कि मिथुन राशि वालों के लिए जो प्लैनेटरी पोजीशंस 2022 में चल रही है गोचर, वह आपके लिए कैसी है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।